नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 35 जिलों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन की समीक्षा की। कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 77.32% हुई। दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और लखनऊ में मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से कल से शुरू होंगी। छोटे बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह इस महीने मनाया जा रहा है। समाचार संध्या में अपने सहयोगी शशांक कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। पूर्व शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान का केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली के लिए मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया है ताकि कोरोना काल में भी सबके लिए स्तरीय शिक्षा समान रूप से उपलब्ध हो सके। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में कल सदस्य देशों ने 3 क्षेत्रों संकट के समय शैक्षिक निरंतरता, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चर्चा की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास जारी रहेंगे। कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में G20 देशों के सदस्य देशों के साथ सहयोग के प्रति संकल्पित है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्रियों ने एक संकल्प पत्र भी जारी किया। इसमें दूरस्थ और मिश्रित शिक्षा तथा शिक्षकों, डिजिटल ढांचे और पाठ्य सामग्री के पेशेवर विकास पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सचिवों के साथ 35 जिलों में कोरोना की रोकथाम और प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक की। इन जिलों में पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई, कोल्हापुर और औरंगाबाद, गुजरात का सूरत, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम और दिल्ली के सभी 11 जिले शामिल हैं। श्री भूषण ने बैठक में कहा कि कोरोना की संक्रमण श्रृंखला तोड़ने के लिए पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों और बुजुर्गों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिवों को सलाह दी कि वे संक्रमित क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय तेज करें और जांच बढ़ाएं ताकि संक्रमित लोगों की दर 5% से कम रखी जा सके। श्री भूषण ने स्वास्थ्य सचिवों के साथ अगले 1 महीने की कार्य योजना पर भी चर्चा की। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे संक्रमण रोकथाम के उपायों और सुरक्षित दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराएं। घरों में पृथकवास में रह रहे रोगियों पर नजर बनाए रखें और आवश्यक होने पर उन्हें अस्पताल में जल्द ही भर्ती करने की सलाह भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल प्रबंधन के लिए केंद्रीय दल भेजने का निर्णय लिया है। ये दल कोरोना का जल्द पता लगाने और इलाज संबंधी चुनौतियों के प्रभावी समाधान संबंधी दिशा निर्देश भी देंगे। 2 सदस्यों वाले इन दलों में PGI-MER चंडीगढ़ और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन दलों की तैनाती 10 दिन के लिए की जा रही है। पंजाब में अब तक 60,013 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से इस समय 15,731 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना से 1,739 मौतें हुई हैं। चंडीगढ़ में इस समय 2,095 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत सहायता दे रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी अधिक है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 73,640 रोगी स्वस्थ हुए हैं।
एक दिन में ठीक होने वालों की ये अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर 77.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित लोगों में से वर्तमान मरीजों की संख्या 20.96% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। जांच, पहचान और उपचार की नीति पर अमल के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.72% है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 90,633 नए रोगी सामने आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 41,13,812 हो गई है। बीते एक दिन में कुल संक्रमित मरीजों में से 50% से अधिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के हैं। इस समय देश में 8,62,320 लोगों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,065 लोगों की मृत्यु होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 70,626 हो गई है। देश में कल लगातार चौथे दिन 10 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। लगभग 1,652 प्रयोगशालाओं में 11 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,88,31,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और इनमें से 8.5% से भी कम पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वर्ष 23 मार्च को देश में कोरोना जांच प्रयोगशालाओं की संख्या महज 160 थी। पिछले 5 महीनों के दौरान ये संख्या काफी बढ़ी है और अब 1,027 सरकारी और 625 निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में संक्रमित लोगों की दर 5% से भी कम रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ाए जाने के कारण संक्रमित मरीजों का शुरुआती दौर में ही पता लगाना संभव हो पाया और लोगों को अस्पतालों और घरों में पृथकवास में रहना आसान हुआ। मंत्रालय के अनुसार इससे मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। राजस्थान में आज 725 नए कोविड रोगियों का पता चला। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 90,089 हो गई है। जयपुर में 133 और कोटा में 111 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अजमेर, अलवर, बीकानेर, झालवाड़ और राजसमंद में बड़ी संख्या में कोविड रोगियों का पता चला। राज्य में संक्रमण से 8 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,130 हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में महानगर में कोविड-19 मामलों में और बढ़ोतरी रोकने के लिए रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और रोकथाम के विभिन्न तरीकों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। इस बीच राज्य का स्वास्थ्य विभाग महामारी की वजह से पूरे राज्य में मौतों को रोकने के लिए टेली आईसीयू परियोजना का विस्तार करने के बारे में विचार कर रहा है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकरे ने शहर प्रशासन को कोरोना परीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ठाकरे ने 10 से अधिक मामलों वाली इमारतों को सील करने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने बीएमसी के कोविड देखभाल केंद्रों में दर्जात्मक सुधार करने पर भी आग्रह किया। उन्होंने 50 साल से अधिक उम्र वाले कोरोना मरीजों को, जिन्हें अन्य कोई बीमारी नहीं है, उन्हें उनके घरों में ही 14 दिनों के अलगाव में रखने का सुझाव दिया है। इस बीच शहर में कोरोना से होने वाला मृत्यु दर सितंबर में घटकर 2.6% हो गया है, जो जून में 5.58% था। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 72,000 को पार कर गई है, जबकि अब तक 54,649 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस बीच राज्य में पूरे एहतियात के साथ दुर्गा उत्सव समारोह के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में आवश्यक एहतियाती उपायों के साथ दुर्गा उत्सव मनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में आयोजित कोरोना समीक्षा बैठक में कहा कि अनलॉक 4 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में दुर्गा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दुर्गा उत्सव के दौरान लगने वाले पंडालों में अधिकतम 100 व्यक्ति उपस्थित हो सकेंगे। साथ ही कोरोना से बचाव की सभी सावधानियों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में बाद में गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस बीच राज्य में रविवार का लॉकडाउन, रात्रिकालीन कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक के श्रम और चीनी मंत्री ए शिवराम हेब्बार को और उनकी पत्नी को कल कोरोना संक्रमित पाया गया है।
लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वे अपने घर में ही आइसोलेशन में हैं। कर्नाटक में आज 9,319 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से 95 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ 9,575 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। कोरोना वायरस की जांच के लिए राज्य में 74,384 परीक्षण किए गए। नागालैंड में कोविड संक्रमण के 50 नए मामले मिलने से वहां कुल मामलों की संख्या 4,178 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि नए मामलों में 41 सशस्त्र बलों से और 3 बाहर से आए श्रमिकों के हैं। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 83.80 हो गई है। राज्य में इस समय संक्रमण के 657 सक्रिय मामले हैं। अब तक 3,501 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। मणिपुर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 139 नए मामले सामने आए हैं। वहां संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 7,022 हो गई है। हाल में संक्रमित हुए लोगों में सशस्त्र बलों के 18 जवान शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड तथा अन्य बीमारियों से 2 लोगों की मौत के बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। 189 लोग इलाज के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जांच दुगनी होने के कारण है। उन्होंने कहा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराहट की कोई बात नहीं है। दिल्ली में कल 2,900 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ये पिछले 69 दिनों में एक दिन में संक्रमितों की सबसे अधिक संख्या है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया एमपीए इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में कोविड-19 के 167 नए मामलों की पुष्टि हुई है और अहमदाबाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,351 तक पहुंच गया है। 78 रोगी ठीक हुए हैं और जिले में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 26,771 हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोरोना के नए मामलों में 151 मामले अहमदाबाद से हैं। 2 लोगों की मृत्यु होने के बाद शहर में मृतकों की संख्या 1,747 हो गई है। इस बीच राज्य में अनलॉक 4 के हिस्से के रूप में अहमदाबाद मेट्रो कल से आंशिक रूप से शुरू की जाएगी। एक रिपोर्ट। मेट्रो अधिकारियों ने अपनी सेवाएं शुरू करने से पहले सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया है। स्टेशन और डिब्बों के अंदर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार कोविड से संबंधित एहतियात के उपायों की जांच के लिए पहले 2 दिन मर्यादित रूप से मेट्रो चलेगी। 7 और 8 सितंबर को अपरेल पार्क से वस्त्राल गांव के बीच एक ट्रेन सुबह 11 बजे और दूसरी ट्रेन शाम 4:25 पर चलेगी। प्रारंभ में यह सेवाएं सिर्फ 10% क्षमता से चलेगी। मास्क के बगैर पाए जाने वाले यात्रियों को दंडित किया जाएगा। ट्रेन में यात्रियों के संपर्क वाले सभी स्थानों को प्रत्येक यात्रा के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन के अंदर और प्लेटफॉर्म पर स्थान चिन्हित किए गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी मेट्रो सेवाएं कल फिर से शुरू हो जाएंगी। कोविड के मद्देनजर यात्रियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा मास्क पहनते हुए एहतियाती उपायों का पालन करना होगा।
पहले चरण में दिल्ली मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक 2 पारियों में चलेगी। 12 सितंबर से मेट्रो का सामान्य परिचालन शुरू हो जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। यात्रियों को स्टेशनों पर प्रवेश के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो कल से सभी सुविधाओं और सुरक्षा उपायों के साथ अपनी सेवाएं शुरू करेगा। इस दौरान सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक केशव ने बताया कि मेट्रो रेल सेवाएं पूरी क्षमता से चलेंगी। एक रिपोर्ट। यात्रियों के लिए टोकन और स्मार्ट कार्ड दोनों की सुविधा मौजूद रहेगी। देश और मेट्रो के सफर में पहली बार लखनऊ मेट्रो सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को दिए जाने वाले टोकन को अल्ट्रा वायलेट तरंगों से सैनिटाइज करेगी। सभी स्टेशनों पर टिकट खिड़कियों, टिकट वेंडिंग मशीनों और सुरक्षा जांच केंद्रों पर सामाजिक दूरी बरकरार रखने के लिए निशान बनाए गए हैं ताकि यात्रियों में पर्याप्त फासला बना रहे। ट्रेन के अंदर यात्रियों के बीच दूरी बनी रहे, इसके लिए हर दूसरी सीट पर सामाजिक दूरी से जुड़े निशान बनाए गए हैं। लखनऊ मेट्रो कल सुबह से अपनी सामान्य समय सारणी यानी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी और सभी 16 ट्रेनें पटरियों पर उतारी जाएंगी, जो यात्रियों के लिए लगभग 5.5 मिनट के अंतराल पर मौजूद रहेंगी। ट्रेनें हर स्टॉप पर रुकेंगी और यात्रा करने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री मास्क भूल जाता है तो उसके लिए भी मास्क का इंतजाम रहेगा। सामान्य तौर पर हर मेट्रो स्टेशन के सिर्फ 2 गेट ही खुले रहेंगे और प्रवेश तथा निकास अलग अलग गेट से नहीं होगा। हर गेट में दाखिल होने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा और हर यात्री का तापमान जांचा जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तेलंगाना में हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड की सेवाएं कल से चरणबद्ध तरीके से बहाल की जाएंगी। हैदराबाद मेट्रो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक NVS रेड्डी ने बताया कि ये सेवा सबसे पहले गरियाला संख्या 1 पर शुरू होगी, जिसमें मेट्रो मियापुर से LB नगर तक के लिए चलेगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो सेवा कल से शुरू हो जाएगी। ये सेवा पहले के मुकाबले कम अवधि के लिए उपलब्ध होगी। पर्पल लाइन कल से और ग्रीन लाइन 9 सितंबर से शुरू होगी। ये सेवा 11 सितंबर तक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद ये सेवा सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेगी। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने महामारी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। बेंगलुरु में कल मेट्रो रेल सेवा सभी तरह के सुरक्षा नियमों के पालन समेत आरंभ होगा। सामाजिक अंतर का ध्यान रखा जाएगा। मास्क और स्मार्ट कार्ड वाले यात्रियों को ही सेवा का लाभ प्राप्त होगा। कार्ड रिचार्ज ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से ही हो पाएगा। कार्ड रीडर से 3 सेंटीमीटर दूर कार्ड को रखने से ही द्वार खुलेंगे। एक ट्रेन में केवल 400 यात्रियों को जाने दिया जाएगा और अगर भीड़ की संभावना है तो ट्रेन उस स्टेशन में नहीं रुकेगी जिनका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और जिन्हें खांसी, जुकाम या श्वास लेने में तकलीफ है, उन्हें स्टेशन प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अभी कंटेनमेंट जोन्स पर मौजूद स्टेशनों की जानकारी नहीं दी गई है, मगर ये तय किया गया है कि अगर कोविड कंटेनमेंट जोन में कोई स्टेशन का द्वार आता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। Regular hand washing should be done. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others. Then if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फेफड़ा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को डॉक्टर के परामर्श के बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी दवा न लेने को कहा है। That as of now we stick to our basic principles of social distancing, hygiene, cough etiquettes and all the things which we have been repeating for the last several months. Apart from that,
efforts are ongoing in the scientific community to try and find out some good therapies, medicines or vaccines. So that will take its due course and they will come, whenever they have to. But till that time, I think we have to do whatever best we can from our level. Efforts should be to try and reduce the death rate from this disease, which fortunately is not very high, but we should try and get it, down to the minimum possible. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजिंदर के धमीजा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी पर और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 35 जिलों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन की समीक्षा की। कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 77.23% हुई। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और लखनऊ में मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से कल से शुरू होंगी। छोटे बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह इस महीने मनाया जा रहा है। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी अब नए समय पर प्रत्येक शनिवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए इस महीने तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य प्रत्येक के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि पोषण माह प्रतिवर्ष पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, जो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले माह आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पोषण की महत्ता पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने अधिकतम संभावनाओं का इस्तेमाल करने में बच्चों और छात्रों के पोषण की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में गांवों में पोषण सप्ताह और पोषण माह के दौरान पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है।
असम में समाज कल्याण विभाग पोषण अभियान माह मनाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। पोषण अभियान के राज्य परियोजना की निदेशक पार्था पी मजुमदार ने कहा कि 5 गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। कर्नाटक में मैसूरू रेल म्यूजियम भारतीय रेलवे के विकास की कहानी बड़े शानदार तरीके से बयान करता है। संग्रहालय में बीते जमाने के रेल इंजनों और रेल डिब्बों के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जिसमें उस युग की यादें ताजा हो जाती हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए मैसूरू की मंडलीय रेलवे प्रबंधक अपर्णा गर्ग ने इस संग्रहालय के बारे में बताया। This is a 40-years-old museum. It was in an extremely dilapidated condition. It was virtually just a collection of few locomotives in an area. Now, what we have given is a complete makeover, and it is basically a museum experience. There is an open amphitheater, an audio-visual experience, there is an experiential element. So there are galleries which are dedicated to signaling and evolvement, track evolvement, stamp collection on railways from the world over that has been put there. ब्यूरो ऑफ फार्मा, पीएसयू ऑफ इंडिया, बीपीआई ने कोविड लॉकडाउन के मुश्किल दौर में भी शानदार बिक्री की है। बीपीपीआई प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में बीपीपीआई का कुल कारोबार 146.59 करोड़ रुपए रहा है, जबकि इससे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में कुल कारोबार 75.48 करोड़ रुपए रहा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जन औषधि केंद्र लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से खुले रहे और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की। इन केंद्रों में तकरीबन 15 लाख मास्क, 80 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां और 100 लाख पैरासिटामोल की गोलियां बेची। इससे नागरिकों को तकरीबन 1,260 करोड़ रुपए की बचत हुई। फिलहाल इन केंद्रों पर 1,250 दवाइयां और 204 चिकित्सा उपकरण बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन केंद्रों पर 31 मार्च 2024 तक 2000 दवाइयां और 300 चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है। जन औषधि दवाइयों की कीमतें बाजार की तुलना में कम से कम 50% सस्ती हैं और कुछ मामलों में तो इनकी कीमतें 80 से 90% तक कम है। ये दवाइयां खुली निविदा के जरिए WHO GMP मान्यता प्राप्त विनिर्माणकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इससे देश में 11,600 से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुआ है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 79 वर्षीय संत केशवानंद भारती का कल केरल के कासरगोड मठ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने कहा कि उनके व्यक्तित्व में दर्शन, संगीत और संस्कृति का दुर्लभ संयोग देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामुदायिक सेवा और उपेक्षित लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में केशवानंद भारती के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर सामान्य या गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 28 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 जबकि अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लद्दाख में भी दोपहर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 16 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 14 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 21 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मौसम के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 35 जिलों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन की समीक्षा की।
कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 77.32% हुई और दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और लखनऊ में मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से कल से शुरू होंगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।